morning dear students. Today we are going to discuss about nucleic acid. Okay, so nucleic acid are constituent and important class of biomolecules, okay, which are mainly present in nuclei of living cells. Okay, तो ये कहाँ पे होती हैं? न्यूक्लियाई ऑफ लिविंग सेल्स न्यूक्लिक एसिड जो है प्रेजेंट होती है और ये कैसी होती है? माइक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, ये कैसा मॉलिक्यूल है? मैक्रोमोलिक्यूल्स है। और कैसा स्ट्रक्चर इसका होता है? थ्रेड लाइक। ओके, और साथ में एक और खास बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हमारी जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो रिप्रोडक्शन है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। ठीक है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होता है और यही ट्रांसफर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फ्रॉम पेरेंट सेल टू न्यू सेल्स। याद रखिएगा कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लिक एसिड के थ्रू ही पेरेंट सेल से न्यू सेल्स में क्या होती है? ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो न्यूक्लिक एसिड हमें क्या समझ में आया है? बायोपॉलीमर समझ में आया है। ठीक है, ये क्या है? बायोपॉलीमर है। तो हमने पॉलीमर इनको बोला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें बात यहाँ पर किसकी करनी पड़ेगी? इनकी मोनोमर यूनिट की। तो जो न्यूक्लिक एसिड है ये क्या है? बायोपॉलीमर है और इनकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड्स इनकी मोनोमर यूनिट है। इसी वजह से हम न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के नेम से भी जानते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के नेम से हम इसे जानते हैं। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमोलिक्यूल है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये ट्रांसफर करते हैं पेरेंट सेल से न्यू सेल्स को। हेरिडिटी के केस में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। देन अगर हम देखें ये है क्या, तो ये क्या है? बायोपॉलीमर है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉलीमर नेम यहाँ पर लिया गया तो इनकी मोनोमर यूनिट भी होगी। तो मोनोमर यूनिट इनकी क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड होती है और इसी वजह से इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो आप जानते हो बहुत कॉमन है। एक डीएनए है, दूसरा क्या है? हमारा आरएनए है। ठीक है, तो डीएनए आप जान ही गए होंगे, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो अब हम बात करते हैं इनके कॉम्पोजिशन की। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड मेनली तीन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तीन चीज़ों से मिलकर ये बने होते हैं। एक शुगर बेस जो पेंटोज शुगर होती है, देन फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो पेंटोज शुगर में शुगर हमारे पास यहाँ पर शुगर बेस हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक राइबोस शुगर जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देन डी ऑक्सीराइबोस शुगर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो डी ऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में प्रेजेंट होता है, राइबोस शुगर आरएनए में प्रेजेंट होता है। ओके, अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये लिंक करता है दो न्यूक्लियोटाइड को। ओके, हमें पता है कि ये मोनोमर यूनिट है न्यूक्लियोटाइड किसकी? न्यूक्लिक एसिड की। तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके ही बनाए होंगे हमारे यहाँ न्यूक्लिक एसिड को। तो अगर जुड़े होंगे तो लिंकिंग कहाँ पर हुई होगी और किसके थ्रू हुई होगी? क्वेश्चन ये राइज होता है। तो यहाँ पे लिंकिंग कौन सी है? फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू हुई होती है। ठीक है, देन हम आते हैं नाइट्रोजनस बेस के पास। तो मेनली नाइट्रोजन बेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा प्यूरिन, देन दूसरा होता है पिरिमिडीन। ओके, प्यूरिन के केस में दो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक होता है एडेनिन एंड ग्वानिन। अगर पिरिमिडीन में देखें तो यहाँ पे तीन होंगे, एक होगा थाइमीन, देन साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो टोटल कितने बेस हमारे पास होते हैं? टोटल 5 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। टोटल कितने नाइट्रोजनस बेस हैं? 5 हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ये चीज़ एक याद रखिएगा कि डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं और आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, डीएनए में भी 4 नाइट्रोजनस बेस है, आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनस बेस हैं, लेकिन हमारे पास ओवरऑल कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं? टोटल 5 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। एक है हमारा एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस कौन से हैं? तो प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस हमारा एडेनिन और ग्वानिन है। ठीक है, और पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस हमारे होंगे थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा न्यूक्लियोसाइड। ओके,
न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स एक्चुअली क्या होते हैं ये देख लीजिए। न्यूक्लियोसाइड हमारे होते हैं बेस प्लस शुगर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या देंगे हमें, न्यूक्लियोसाइड। काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है एंड न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो एक चीज याद रखिएगा, जब बेस और शुगर प्रेजेंट हो तो वो हमें क्या कहलाता है, पूरी यूनिट न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। अब हम ले लेते हैं, अब न्यूक्लियोसाइड पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं। किसके बेसिस पे, शुगर के बेसिस पे। क्योंकि आपको पता है कि शुगर आपके पास कितनी होती है, 2 टाइप की होती है। एक राइबोज होती है, ठीक है, दूसरी कौन सी आपने पढ़ी है, डीऑक्सीराइबोज। ओके, तो उसके बेसिस पे जो हमारा न्यूक्लियोसाइड है वो 2 टाइप का होगा। अगर राइबोज शुगर प्रेजेंट है तो हमारा पहला जो न्यूक्लियोसाइड है वो क्या है, राइबो न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा, राइबो न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है तो सेकेंड वाला बेस हमारा क्या कहलाएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले बेस बनाते हैं, राइबोज बेस बनेगा यहाँ पे। शुगर बेस कौन सा होगा, यहाँ पे राइबोज होगा। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, हाइड्रोजन HOH HOH देन H देन CH2OH। ये कैसी शुगर हमारी, राइबोज शुगर है। और यहाँ पर किस वाली पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि ये कार्बन फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, देन ये वाला कार्बन फिफ्थ कार्बन होता है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है। ओके, देन हम मूव करते हैं डीऑक्सी के केस में। तो हम यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए ये क्या है हमारा, H है, देन H OH देन H देन CH2OH। तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में केवल यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे, यहाँ पे H है, नीचे OH है, यहाँ पे ऊपर भी H है और नीचे भी H है, ठीक है, बस यही एक डिफरेंस होता है। और यहाँ पर भी वापस क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ होता है, बेस लगा हुआ है। तो यानी जो पेंटोज शुगर है और बेस, इन दोनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। अब हम मूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड की तरफ कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। जब हमारे पास क्या हो जाए, बेस हो जाए प्लस शुगर हो जाए, ठीक है, और साथ में, तो न्यूक्लियोटाइड्स में एक्चुअली बेस होगा हमारा, शुगर होगा और साथ में क्या होगा, फॉस्फेट यूनिट होगी। ओके, फॉस्फेट यूनिट होगी। यही मेन डिफरेंस है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में। न्यूक्लियोसाइड में बेस और शुगर होता है, न्यूक्लियोटाइड में बेस, शुगर और फॉस्फेट यूनिट होता है। तीनों को कंबाइनली हम नेम देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का। ओके, तो यहां पर देखिए कैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। यहां पर हम ले लेते हैं बेस यानी शुगर बेस, ये क्या है हमारा, फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है बेस, ठीक है, देन H OH देन H एंड यहाँ पे हमारा CH2, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये कौन सा कार्बन है, फिफ्थ कार्बन है। याद रखिए 1 2 3 फोर्थ, और ये वाला कार्बन कौन सा है, फिफ्थ कार्बन। तो जो बेस हमारा जुड़ता है वो फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ता है और जो हमारा जुड़ता है फॉस्फेट यूनिट वो फिफ्थ पोजीशन पे जुड़ता है और थर्ड पोजीशन पे जुड़ता है। 2 जगह से यहाँ पे लिंकिंग होती है, एक फिफ्थ से और दूसरा किससे होती है, थर्ड से होती है। तो इसके बाद वाले में थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगी कि थर्ड और फिफ्थ से लिंकिंग कैसे होती है। अभी फिलहाल आप एक लिंकिंग देखिए, वो है फिफ्थ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट यूनिट जुड़ी है, O नेगेटिव देन डबल बॉन्ड O। तो ये जो हमारा क्या हो गया, फॉस्फेट यूनिट हो गई। ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारा शुगर है, ठीक है, देन आखिरी में क्या है, हमारा बेस लगा हुआ है। ओके, तो इस तरह इन तीनों के पूरे कॉम्बिनेशन को यानी इस पूरे को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि 2 न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या मिल जाएगा, डाई न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा।
डाई न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं जिनकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे बहुत ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो 2 जुड़ेंगे तो डाई न्यूक्लियोटाइड, 3 जुड़ेंगे तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड, फिर टेट्रा, फिर पेंटा, ऐसे करके जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बढ़ता जाएगा तो चेन भी हमारी बढ़ती जाएगी। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ किस बॉन्ड के थ्रू और किस किस पोजीशन से जुड़ता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, थोड़ा शॉर्ट में ले रहे हैं। ये क्या है, हमारा बेस है। फर्स्ट पे क्या होता है, बेस होता है। देन ये OH है हमारा। देन ये क्या है, CH2O PO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ये फॉस्फेट ग्रुप है। ओके, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, बेस शुगर फॉस्फेट लिंकेज। प्लस का साइन लगाइए, दूसरा लिखते हैं, ये दोनों जुड़ने वाले हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, बेस हो गया। ठीक है, देन ये OH हो गया। देन CH2O PO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। ओके, ये फॉस्फेट ग्रुप। तो एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दोनों ऐड होंगे और एडिशन एक्चुअली होगा कहाँ पे, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन। तो ये जो हमारा फिफ्थ कार्बन है और ये जो हमारा थर्ड कार्बन है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, लिंक होगा। तो याद रखिएगा, जो फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड बनता है ये थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में बनता है। ओके, और जो हमारा बेस जुड़ता है ये फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, कैसा डाई न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। पहला स्ट्रक्चर देखते हैं, ऊपर क्या लगा हुआ है, बेस। ठीक है, देन थर्ड वाला कार्बन, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन पे मैंने आपको क्या बता दिया, कौन सा बॉन्ड बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर। जो ये है ये यहाँ पे आकर के क्या करेगा, जुड़ेगा। ओके, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं, P डबल बॉन्ड O, देन O नेगेटिव एंड O। ठीक है, इतना बना के रुक जाइए। देन इसको कंप्लीट करते हैं, CH2O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, बेस शुगर फॉस्फेट ग्रुप। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, थर्ड वाला कार्बन जो था और जैसे ये फिफ्थ वाला था, देखिए ये फिफ्थ वाला था और ये थर्ड वाला था, इसके बीच में क्या बन गया है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया है। तो अब इसको हम कंप्लीट करते हैं, CH2। ठीक है, ये क्या हो गया, एक बेस जुड़ गया, ये क्या है, OH है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फिफ्थ कार्बन था और ये हमारा थर्ड। तो जहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना है वो फिफ्थ और थर्ड के बीच में बना है, यानी ये जो लिंकिंग है, ठीक है, ये पूरी की पूरी लिंकिंग क्या कहलाती है, फॉस्फो डाई ईस्टर लिंकेज। ओके, ये कैसा लिंकेज कहलाता है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहलाता है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा कि जब 2 न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं तो हमें डाई न्यूक्लियोटाइड मिलता है। तो एडिशन कहाँ पर होता है, थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में, यानी कि फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहाँ पर प्रेजेंट होता है, थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि जो हमारे डाई न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके बीच में कैसी लिंकेज प्रेजेंट होती है। तो कैसी लिंकेज प्रेजेंट होती है, फॉस्फोडाई ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट होती है। ओके, और इस तरह से हम देखें तो ये एक यूनिट पूरा कैसे काम करती है, मोनोमर यूनिट की तरह काम करती है। मोनोमर यूनिट ये किसकी होती है, न्यूक्लिक एसिड की होती है मोनोमर यूनिट। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, ये सब कंबाइन होते हैं तब हमें न्यूक्लिक एसिड मिलता है। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अगर हम सिंपली देखें
तो हमारे पास एक बेस होगा, ठीक है। बेस से क्या किससे जुड़ा है? शुगर से। शुगर आपस में क्या बनाते हैं? फॉस्फेट के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। देन फिर ये किससे जुड़ा होगा? शुगर से जुड़ा होगा। फिर शुगर से क्या जुड़ा होगा? एक बेस जुड़ा होगा। फिर क्या जुड़ा होगा? फॉस्फेट जुड़ा होगा, ठीक है। ऐसे करके आप देखोगे तो n नंबर ऑफ ये मोनोमर यूनिट आपको मिलती है। n मतलब कितने नंबर ऑफ है यहाँ पे ये मोनोमर यूनिट आपको पता नहीं है, तो ये एक पूरी यूनिट क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। ओके, देन हम मूव करते हैं डीएनए की तरफ। काफ़ी छोटा और दिया गया है आपके यहाँ डीएनए का, कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया कोर्स में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। ओके, तो जो स्ट्रक्चर एक्चुअली हम डीएनए का स्टडी करते हैं वो स्ट्रक्चर दिया गया है वॉटसन और क्रिक की तरफ से, ठीक है। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का जो हमें स्ट्रक्चर दिया है वो क्या है? डबल स्ट्रैंड हेलिक्स है, ठीक है। कैसा है? डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर हमें डीएनए का किसने दिया है? वॉटसन और क्रिक ने दिया है, और इसे ही हम स्टडी करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हमारे पास 2 राइट हैंडेड, ठीक है, राइट हैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। क्या होती है? राइट हैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, ठीक है। ये चेन क्या हो जाती है? एक दूसरे से क्या हो जाती है? कॉइल हो जाती है। तो कॉइल टुगेदर, ये दोनों चेन क्या हो जाती हैं? कॉइल हो जाती हैं। और कॉइल होने के बाद ये हमें कैसा स्ट्रक्चर देती हैं? डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर देती हैं, ठीक है। ये दोनों ही चेन एक्चुअली, ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, हमारे पास कितने स्ट्रैंड्स हैं? 2 स्ट्रैंड्स हैं। ये क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। यानी कि 5n to 3n चलते हैं। एक 5n से स्टार्ट होता है, दूसरा किससे? 3n से। एक 5 से स्टार्ट होके 5 से स्टार्ट होके 3 पे कंप्लीट होता है, एक 3 से स्टार्ट होके 5 पे कंप्लीट होता है। तो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। तो जो इनकी फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज है वो भी कैसी होती है? अपोजिट डायरेक्शन में होती है, क्योंकि आपको पता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज किस किस कार्बन पे है? 5 और 3rd कार्बन के बीच में होता है। तो यहाँ पे जो हमारी फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, ये लिंकेज कहाँ रन करेगी? रन इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों ही किस पे? डायरेक्शन पे, अपोजिट डायरेक्शन पे रन करती है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे स्टडी करना है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके पास जो प्यूरीन बेस होता है, प्यूरीन बेस यहाँ पे कौन सा है? एडेनिन है। एडेनिन लिंक करता है डबल बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू? डबल बॉन्ड के थ्रू पिरिमिडीन बेस से। पिरिमिडीन बेस में कौन सा बेस है? थायमीन। तो यानी ए डबल बॉन्ड टी से क्या होता है? ऐड हुआ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्यूरीन बेस यहाँ पर हमारा कैसा होता है? प्यूरीन बेस हमारा यहाँ पे क्या है? ग्वानीन है। और ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू पिरिमिडीन बेस साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू क्या होता है? कनेक्ट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एडेनिन डबल बॉन्ड के थ्रू थायमीन से, और ग्वानीन ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू साइटोसिन से क्या होता है? ऐड होता है। ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? एडेनिन डबल बॉन्ड के थ्रू थायमीन से, ग्वानीन ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू साइटोसिन से ऐड होता है। ये फिक्स्ड है कि अगर एक साइड ग्वानीन है तो दूसरे साइड स्ट्रैंड पे क्या होगा? साइटोसिन होगा। अगर हमारा एक बेस एडेनिन है तो सेकेंड बेस जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो कौन सा होगा? थायमीन होगा। ये फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि द बेस ऑफ सीक्वेंस the base sequence of one polynucleotide, काफी इंपॉर्टेंट है, polynucleotide chain automatically fix the base sequence of the other nucleotide chain,
ओके इसका कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड की चेन कुछ ऐसी है, यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, ठीक है, यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ पे ग्वानिन है, तो सेकेंड स्ट्रैंड इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये अपने आप फिक्स होगा। क्यों फिक्स होगा कि अगर यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है साइटोसिन होगा और इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर यहाँ पे थाइमिन है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एडेनिन होगा डबल बॉन्ड के साथ। अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होगा, ग्वानिन होगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ। अगर यहाँ पे एडेनिन है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होगा, साइटोसिन होगा, एडेनिन है तो यहाँ पे क्या होगा, थाइमिन होगा डबल बॉन्ड के साथ। तो यानी अगर एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस हमें पता है तो सेकेंड स्ट्रैंड का सीक्वेंस हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि ये जस्ट इसका कैसा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ये इसके थ्रू हमें समझ में आ रहा है। ओके तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो आप देखोगे ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है जो 5 एंड से 3 एंड देन 3 एंड से 5 एंड की ओर यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, ये दोनों ही एक दूसरे के थ्रू हेल्ड होती हैं, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू साइटोसिन से, एडेनिन डबल बॉन्ड के थ्रू थाइमिन से ऐड होता है। अगर आप एक स्ट्रैंड को अलग करते हो या एक स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस आपको पता चल जाता है, नाइट्रोजनस बेस आपको पता चल जाता है, तो ऑटोमेटिक आपको दूसरे वाले स्ट्रैंड का भी पता चल जाएगा। ओके तो इसी को हम बोलते हैं कि एक स्ट्रैंड जस्ट दूसरे स्ट्रैंड का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो एक ये बेस है हमारा, ये एक बेस पेयर है हमारा, ये दूसरा बेस पेयर है। ठीक है, ये एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम की क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, और एक पूरे हेलिक्स में यानी एक पूरे हेलिकल स्ट्रक्चर में यानी इस एंड से लेकर के इस एंड पे अगर आप आते हैं तो एक फोल्डिंग में आपको टोटल 10 पेयर ऐसे देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो 34 एंगस्ट्रॉम आपको देखने को मिलेगा। और इसका डायमीटर एक्चुअली कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको 20 से 2 पार्ट करते हो तो आपको 10 एंगस्ट्रॉम के पार्ट आपको 2 मिल जाएगा। ओके तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि एक हेलिक्स में, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हेलिक्स में टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, या कितने बेस पेयर होते हैं, टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड या 10 बेस पेयर आप बोल सकते हो कि होते हैं। ठीक है, और एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। और एक हेलिक्स का पूरा आप देखोगे कितना डिस्टेंस होता है, तो कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके देन हम एक पॉइंट और देख लेते हैं, मेन डिफरेंस डीएनए और आरएनए के बीच में क्या होता है। तो डीएनए और आरएनए बीच का डिफरेंस हम देखते हैं तो आपको समझ में आ गया हो कि आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, बीटा डी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, और डीएनए में बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। 3 डिफरेंस मैं बताऊंगी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर बायो में आप इस चीज़ को स्टडी करोगे तो आपको और भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेंगे। तो जो बेस पेयर की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, बेस पेयर जो आरएनए में होता है वो कौन सा होता है, एक एडेनिन होता है, ठीक है, एक होता है ग्वानिन, एक होता है साइटोसिन, ठीक है, और एक होता है हमारे पास यूरेसिल बेस। ठीक है, अगर हम डीएनए में आए तो डीएनए में हमारे पास क्या होता है, एडेनिन होता है, ठीक है, ग्वानिन होता है बेस पेयर, ठीक है, साइटोसिन होता है, ठीक है, और साथ में यूरेसिल के प्लेस पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, थायमीन बेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आरएनए में यूरेसिल होता है, डीएनए में यूरेसिल की प्लेस पे क्या होता है, थायमीन बेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आरएनए जो एक्चुअली हमारा होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, और अल्फा हेलिकल होता है, अल्फा हेलिक्स होता है। लेकिन अगर आप डीएनए में आओगे तो अभी अभी आपने स्टडी किया है ये कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को शो करता है। तो ये 3 मेजर डिफरेंस हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं यहाँ, क्योंकि आरएनए में क्या है, यूरेसिल है, और डीएनए में कौन सा बेस प्रेजेंट है, यूरेसिल की प्लेस पे थायमीन बेस पेयर प्रेजेंट होता है। ओके, थैंक यू क्लास।